Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। and आज हम डिस्कस करने वाले क्या डिस्कस करने वाले ये चल रही है सीरीज कंपनी के बारे में जानने की। यस, हम जान रहे हैं कंपनी में क्या क्या चीजें होती हैं। हम फ्रेशर हैं या फिर हम अपनी कंपनी सेटअप करना चाहते हैं या फिर हम एम्प्लॉय भी हैं, तो बहुत सारी चीजों के बारे में हम जान ही नहीं पाते कंपनी के बारे में, राइट। तो हमने पहले कुछ सेशंस देखे थे, विजन एंड मिशन क्या होता है कंपनी का। उसके बाद हमने देखे थे केपीआईज और केआरएस क्या होते हैं। उसके बाद रिक्रूटमेंट अलग अलग इंडस्ट्री में कैसे होता है, क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। और आज ये सेशन है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे। यस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। बहुत बार आप लोगों ने मुझसे पूछा मैम कैसे बनता है और क्यों डिफरेंस होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, राइट। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं स्टार्टिंग से। और स्टार्टिंग से समझने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फिर स्ट्रक्चर क्या है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके बाद कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होती है स्ट्रक्चर को डिजाइन करते वक्त, राइट। सो चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या है। भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बेसिकली कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग जो ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे कोई मेरे पास पर्पस है, राइट, मेरे पास कुछ गोल्स हैं, मुझे कुछ काम करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं एक सेटअप कर रहा हूं, स्टार्ट। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कोई भी सेटअप को स्टार्ट करना है, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी एंटिटी किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूनिफाइड गोल्स होने पे, मतलब सेम गोल्स हैं। दो तीन लोगों ने सोचा कि चलो यार एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, मैंने खुद ने भी सोचा, एक अकेले नहीं यार, मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। क्यों बनानी है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये प्रोडक्ट बनाऊं, मैं ये सर्विस बनाऊं, मैं कुछ काम करूं, इवन इफ वो ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट पर्पस है तब भी। तो किसी पर्पस के लिए हम साथ में आए, किसी के साथ आए, हम मिले और उसके बाद हमने फॉर्मली उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन करना है, उसकी रोल्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कैसे रिपोर्टिंग रहेगी, क्या रिलेशनशिप्स रहेंगे, उन्हें ड्राफ्ट किया, राइट। सो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऑर्गेनाइजेशन के ना हमेशा कुछ ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स होंगे ही होंगे। जैसा मैंने बोला आपसे, गुड्स प्रोवाइड करना, सर्विसेज देना, कुछ ना कुछ एक कॉमन मिशन, जनरेट करना प्रॉफिट्स। भाई मुझे बहुत ज्यादा मनी अर्न करना है, तो अब मुझे मनी अर्न करना है, मुझे ना कोई कंपनी को, मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन करनी है, ओके। क्यों, क्योंकि मुझे किसी को प्रोडक्ट्स बेचने हैं, मुझे किसी को सर्विसेज देनी है, या फिर मुझे कुछ ऐसा काम करना है। जैसे एनजीओ वो क्या करती हैं भाई, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन में ही आ रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आए, और या फिर एक पर्सन भी है, उसने भी लोगों को इकट्ठा किया। लोगों को इकट्ठा करने का मीनिंग ये है कि ऐसे लोग जो उसका पर्पस सॉल्व कर सके, जो उसके मन में पर्पस है, वो पर्पस कुछ भी हो सकता है। वो प्रॉफिट जनरेट करना हो सकता है, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना हो सकता है, गुड्स प्रोवाइड करना हो सकता है, अपना कोई भी टैलेंट शो करना हो सकता है, और कुछ भी ऐसा हो सकता है जो किसी का सोशल सर्विस हो, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बहुत ही जनरलाइज्ड है कि बेसिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन हमने समझ लिया, अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए स्ट्रक्चर एक अरेंजमेंट है, कोई भी फ्रेमवर्क है किसी भी चीज का। वो क्या करता है, वो ना एक शेप प्रोवाइड करता है, वो एक सिस्टमैटिक वे या ऑर्गेनाइज्ड वे प्रोवाइड करता है किसी भी चीज को, किसी भी एलिमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, किसी भी कंपोनेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, राइट। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये वेरियस कंटेक्स्ट में अलग अलग तरीके से यूज हो सकता है। लाइक आर्किटेक्चर में स्ट्रक्चर को कुछ और कह सकते हैं, इंजीनियरिंग में कुछ और कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और हो सकता है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो कुछ और हो सकता है स्ट्रक्चर, लिटरेचर की बात करें कुछ और हो सकता है, राइट। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है ना, वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है, एक ऑर्डर प्रोवाइड करता है डिफरेंट एंटिटीज को। वो प्रोवाइड करता है एक स्टेबिलिटी, एक सपोर्ट, जो कि हेल्प कर सकती है एफिशिएंट फंक्शनिंग में, अंडरस्टैंड करने में कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को। फैला हुआ है सारा सिस्टम, उसको मैंने स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर। चलिए दोनों को ना मिलाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हमने ऑर्गेनाइजेशन देख लिया और हमने स्ट्रक्चर देख लिया। ऑर्गेनाइजेशन क्या था कि कुछ लोग आए और उन्हें किसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए कुछ स्टार्ट करना था, उन्होंने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ डिफाइन करे। स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली हमारा फ्रेमवर्क और बेस। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा हायरार्किकल अरेंजमेंट। अब वो जो ऑर्गेनाइजेशन में हमने रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सारी चीजें डिफाइन की थी ना, इनको कुछ रूप देना है, स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ उन्हें एक दायरा देना है। दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मतलब वो सब कुछ स्कैटर्ड है, मैंने रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऊपर ऊपर से बना दी, लेकिन मुझे उन्हें डिवाइड करना है प्रॉपरली, एक बेस देना है। तो क्या हो गया, एक हायरार्किकल अरेंजमेंट, डिवीजन ऑफ रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, फंक्शंस का कंपनी में, जिससे हम एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना सके। मतलब ये सारी चीजें बिखरी हुई हैं, मुझे उसे एक स्ट्रक्चर देना है, मुझे एक बेस देना है, ठीक है। स्ट्रक्चर हर कंटेक्स्ट में बिल्कुल अलग तरह से यूज होगा, ओके। मतलब आर्किटेक्चर में उसे किसी और तरीके से यूज किया जाता है, लैंग्वेज में किसी और तरीके से यूज किया जाता है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में उसे किसी और तरह से यूज किया जाता है, राइट। वो एक बेस है,
फाइन। सो ये क्या हो गया हमारा, एक हायरार्किकल अरेंजमेंट जो कि डिवाइड कर पाए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, फंक्शंस को विद इन कंपनी, और एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन पाए। क्योंकि सब कुछ स्कैटर्ड है, आप स्कैटर्ड बताना नहीं शुरू कर दोगे किसी को, कैसे बताओगे? आपने कुछ स्टार्ट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद अगर आपको काम करना है वहां पे, तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, बेसिकली एक स्ट्रक्चर देना पड़ेगा चीजों को, तब आगे काम हो पाएगा। एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि डिफरेंट पार्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के कैसे डिवाइड होंगे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, ठीक है। सो अब क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स बताएगा, कम्युनिकेशन चैनल्स के बारे में बताएगा, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बताएगा, राइट, जो कि फैसिलिटेट कर पाएगा एफिशिएंट ऑपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग। ओके, जिससे कि ये पता चल पाए कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कैसे कौन कम्युनिकेट करेगा, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, फाइन, और जिससे कि हमारे ऑपरेशंस जो है डेली डे टू डे एक्टिविटीज वो सही से चल पाएंगी और डिसीजन मेकिंग भी पॉसिबल हो पाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फाइन। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ना कुछ की कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला है हायरार्की। नाउ हायरार्की क्या है, लेवल्स ऑफ अथॉरिटी एस्टेब्लिश करना, ठीक है। इट टिपिकली स्टार्ट्स विद टॉप मैनेजमेंट, और कहां तक जाएगा ये, लोएस्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिपार्टमेंट और यूनिट्स। अब क्या है, इसमें ना हमारे डिपार्टमेंट कैटेगराइज हो जाएंगे, डिपार्टमेंट्स, यूनिट्स, डिविजन्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन में है। यूनिट्स जो है वो ऑफन ऑर्गेनाइज्ड होंगी बेस्ड ऑन नेचर ऑफ देयर फंक्शंस लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑपरेशंस एंड मोर। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस किस तरीके से हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, राइट। ये कुछ की कंपोनेंट्स हैं, इसका हमें ध्यान रखना है जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाएंगे। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर ईच पोजीशन की इसमें डिफाइन होंगी। क्या होगा, एम्प्लॉइज को अपनी जॉब फंक्शंस के बारे में पता होगा। नाउ ये जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ऑब्वियसली इंश्योर करेगा कि एम्प्लॉय को अपनी जॉब से एंड फंक्शंस के बारे में पता हो, जिससे कि वो काम कर सके जो उसे काम एलोकेट हुआ है, ठीक है। मतलब काम एक आपको बता दिया गया, चलो ये प्रोजेक्ट है, लेकिन उस प्रोजेक्ट के लिए आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, आपको छोटे छोटे क्या काम करने हैं, वो उसकी बात होगी। देन इज रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, रिपोर्टिंग लाइंस पता होना बहुत जरूरी है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। अदरवाइज अगर क्लियर चेन ऑफ कमांड नहीं होगी तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, डिसीजन नहीं हो पाएगा। किसको करना है मुझे रिपोर्ट, बहुत सारे मैनेजर्स घूम रहे हैं, किसी से भी जाके बात कर लूं, मैं एचआर में हूं, मैं जाके मार्केटिंग मैनेजर से डिसीजन ले लूं, नहीं, ऑब्वियसली ये सब चीजें रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स में आएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि हमारे मैनेजर कौन है जिससे हमें डिसीजंस लेने हैं, जिससे हमें रिपोर्ट करना है। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, मेरा कंट्रोल कितने पे है, कितना स्पैन है उसका, राइट। तो हर मैनेजर को पता होगा उसके नीचे कितने सबऑर्डिनेट्स हैं, हर सुपरवाइजर को पता होगा। तो क्या है, ऑब्वियसली वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है तो मैनेजर बहुत सारे एम्प्लॉइज को मैनेज कर रहा है, और अगर नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है तो ऑब्वियसली फ्यू एम्प्लॉइज हैं जो उसे रिपोर्ट करते हैं। फिर आता है सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ ये क्या, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो इंडिकेट करता है कि डिग्री ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है, या फिर वो डिसेंट्रलाइज्ड है, डेलीगेटेड है टू लोअर लेवल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सेंट्रलाइजेशन है, एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है टॉप मैनेजमेंट, वहां से डिसीजंस आ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वो है, या फिर डिसेंट्रलाइजेशन है, सब अपने अपने लेवल्स पे कर रहे हैं। नाउ इवन सेंट्रलाइजेशन में भी छोटे छोटे लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन होना इंपॉर्टेंट है, इसे हम और डिस्कस करेंगे डिटेल में। डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर डिसीजन सिर्फ एक टॉप अथॉरिटी नहीं ले सकता, राइट। इसीलिए बहुत सारे डिसीजंस डिफरेंट लेवल्स को बीच में दिए जाएंगे सेंट्रलाइजेशन में भी, ओके। सो चलिए, ये तो हो गए हमारे कुछ की कंपोनेंट्स। अब देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन सा होता है। प्लीज पूरा सेशन जरूर देखिएगा। आई नो बहुत बार आपको ऐसा लग सकता है यार ये बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन अगर आपने सच में बीबीए एमबीए में ये सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं, या पढ़ी भी हैं पर उतनी अच्छी तरह से नहीं आती, तो थोड़ा सा इस पे देख लें, क्योंकि थ्योरेटिकल कंसेप्ट बहुत सारे लोगों ने पढ़े भी होते हैं, तो भी कई बार हम कंसंट्रेट नहीं करते अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। लेकिन यहाँ पे आज मैं ना बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजों के साथ शेयर करते हुए आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ। तो अब हमें क्या करना है, अब हम स्ट्रक्चर टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, स्ट्रक्चर टाइप सबके देखिए प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर टाइप आप चूज कर सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर। ना फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिपार्टमेंट्स ना स्पेसिफिक फंक्शंस या टास्क के बेस पे डिवाइड होंगे। इसमें कैसे, हर डिपार्टमेंट का जो फोकस है ना वो होगा पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस पे, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑपरेशंस एटसेट्रा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रमोट करता है स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी हर एक डिपार्टमेंट की। स्पेशलाइजेशन हो गया मार्केटिंग, सारा मार्केटिंग देख रहे हैं, फाइनेंस देख रहे हैं, कोई भी ना घिचपिच नहीं है, ओके। ऐसा नहीं है कि सब एक हर पर्सन मतलब एक पर्सन सारे काम देख रहा है या सारे पर्सन सारा काम देख रहे हैं,
ठीक है। तो अब क्या होता है, ये नॉर्मली यूज होता है स्मॉल टू मीडियम साइज कंपनीज में। अभी हम देखेंगे जहां पे लिमिटेड प्रोडक्ट और सर्विस रेंज है। लिमिटेड प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है, अगर मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी कितने प्रोडक्ट बनाती है, 5 प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। अब 5 प्रोडक्ट बनते हैं जिसमें से वो 5 प्रोडक्ट भी अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कि एक तो शैम्पू बना रहे हैं हम, एक बॉर्नवीटा बना रहे हैं, एक हम एसी बनाते हैं, मतलब एग्जाम्पल है सेंटिमेंटली मत लीजिएगा, और एक हम फुटवेयर बनाते हैं। 5 बिल्कुल अलग अलग तरीके की चीजें। एक 5 और कोई और चीज ले लेते हैं, चलो कारपेट ले लेते हैं, ठीक है, कारपेट। अब ये 5 तरीके की चीजें मेरी कंपनी बनाती है। अब आप सोच के देखिए कि अगर सारी ही प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग, सारी ही प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेगा तो कितनी डिफिकल्टी आएगी। जब भी मार्केटिंग वाले बात करेंगे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में तो वो क्या कहेंगे, जी बॉर्नवीटा भी ले लो, कारपेट भी ले लो, एसी भी ले लो। मतलब कितना डिफरेंट है सारे प्रोडक्ट्स आपस में, ठीक है। तो ये एक मतलब बहुत ही वियर्ड सा मैंने एग्जांपल इसलिए दिया है जिससे आप ये समझ सकें कि जहां पे लिमिटेड प्रोडक्ट है, लाइक एक ही 2 प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर ये सब एक साथ हैंडल हो सकता है। मतलब एक डिपार्टमेंट अगर मार्केटिंग देख रहा है तो अगर 2 प्रोडक्ट है तो ईजी है उसके लिए मार्केटिंग करना उस डिपार्टमेंट की, 2 प्रोडक्ट्स की, सॉरी, ठीक है। लेकिन अभी ये 5 तरीके के हो गए तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें प्रोडक्ट बेस्ड डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फंक्शंस के बेसिस पे, लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो मतलब लिमिटेड अगर प्रोडक्ट या सर्विस रेंज है तो ये वाला मेथड सही है कि मेरे पास 1-2 ही प्रोडक्ट है तो पूरा मार्केटिंग वही देख लेगा, पूरी फाइनेंस वही देख लेगा, पूरा ह्यूमन रिसोर्स एक ही देख लेगा, पूरा ऑपरेशन एक ही देख लेगा, क्योंकि एक ही 2 प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये तो चलिए एक छोटा सा और एग्जाम्पल बता देती हूँ इसी में। जैसे स्मॉल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है तो वो कैसे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स बनाएगी भाई। एक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया, वो क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल हो गया डिजाइनिंग एंड कोडिंग सॉफ्टवेयर के लिए। एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया भाई, वो क्या करेगा, इंचार्ज ऑफ प्रमोट करने के लिए और एडवर्टाइज करने के लिए वही सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा भाई, उसी का मैनेज करेगा कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और बजट्स, इसी के लिए ही खाली। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करेगा भाई, हैंडल करेगा रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग एंड एचआर रिलेटेड मैटर्स। अब क्या है, खाली इसी के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है तो इसी एचआर क्या काम कर रहा है, इसी टाइप की हायरिंग चलेंगी, इसी टाइप की, ओके। सो यही है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन। अब आई थिंक आपको मैंने ऊपर वाले में इतनी अच्छे से समझा दिया कि जो और स्ट्रक्चर है वो समझने में उतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। अब डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिवाइड होता है सेमी ऑटोनॉमस डिविजन्स बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड ज्योग्राफिकल रीजन्स। कैसे, जो हर डिवीजन है वो ऑपरेट होगा ऑलमोस्ट लाइक अ सेपरेट कंपनी, ठीक है। अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमने ऊपर बात की थी, अपने ओन रिसोर्सेज के साथ, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के साथ। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारी, लेकिन क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, सर्विसेज हैं, या फिर ज्योग्राफिकल रीजन अलग अलग। अब मैं अगर वही पॉलिसीज जो मैं नॉर्थ के अपनी कंपनी में फॉलो करती हूँ वही साउथ में करने लगूँ तो नहीं पॉसिबल होगा, नहीं होंगी। वहां का कुछ पैटर्न डिफरेंट होगा, वहां के लोगों का लाइफस्टाइल डिफरेंट है, तो हमें उस तरीके से कंपनी की रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। एंड अगर मैं नॉर्थ में जो मेरी कंपनी है उसका करने लगूँ तो भी इशू आएगा। ईस्ट में मेरी कंपनी है, मैं उसका सेम बनाने लगूं तो भी दिक्कत आएगी। वेस्ट में है कंपनी, वहां बनाने लगूं तो भी दिक्कत आएगी। मतलब अगर मैंने सेम स्ट्रक्चर, सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस हर जगह की कंपनी के लिए बना दिए तो ज्योग्राफिकल रीजन्स को कंसिडर करते हुए मुझे ये सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी। तो क्या होगा भाई, मेरी जो साउथ की कंपनी है वो एक सेपरेट अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर फॉलो करते हुए रन करती है। ऐसी मेरी ईस्ट में कंपनी है, मेरी वेस्ट में है, मेरी नॉर्थ में, नॉर्थ में भी जैसे कई जगहों में है तो वो सेपरेट सेपरेट काम कर रही है। तो ये हो गया हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये तो हमने एग्जांपल लिया ज्योग्राफिकल रीजन के बेस पे, ये प्रोडक्ट के बेस पे भी हो सकता है, सर्विसेज के बेस पे भी हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विसेज मैं प्रोवाइड करी हूँ। एक तो मैं दे रही हूँ बैंकिंग की सर्विसेज, एक मैं देती हूँ रिक्रूटमेंट की सर्विसेज, एक मैं देती हूँ पेरोल की सर्विसेज, लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विसेज है, तो उसको भी एक सेपरेट एंटिटी की तरीके से हम कंसिडर करेंगे। तो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। पे एक मल्टीनेशनल जैसे कंज्यूमर गुड्स कंपनी है तो उसके कैसे कैसे डिविजन्स बन सकते हैं। जैसे कि डिवीजन ए, वो क्या करेगा, डील करेगा पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, स्किन केयर, हेयर केयर, राइट। डिवीजन बी हो गया तो वो फूड प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहा है, स्नैक्स, बेवरेजेस। सी हो गया डिवीजन सी, क्या कर रहा है, होम केयर प्रोडक्ट्स, क्लीनिंग सप्लाईज। डी है ओवरसीज सेल्स एंड ऑपरेशंस यूरोप के, राइट। ऐसे ही डिवीजन ई, ओवरसीज सेल्स एंड ऑपरेशंस एशिया के, ठीक है। ऐसे ही मतलब ये एक छोटा एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हम डिवीजन डिवाइड करते हैं, फाइन। क्योंकि हमने नीचे देखे डी और ई में क्या करा, ऑपरेशंस इन यूरोप और ऑपरेशन इन एशिया, इसमें ज्योग्राफिकल वाला भी हमने कंसेप्ट यहाँ पे डाल दिया, फाइन। तो ये हो गया हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। किस किस टाइप की कंपनी के लिए कौन कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये हम समझ रहे हैं। अब आता है देखिए मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होगा, मैट्रिक्स कुछ मैच हो रहा है, कुछ मैच हो रहा है, ठीक है। मैट्रिक्स पढ़ते थे ना हम 10th में, बड़ा अच्छा लगता था तो मैथ्स में। तो वही है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ये कंबाइन करता है एस्पेक्ट बोथ फंक्शनल एंड डिवीजन स्ट्रक्चर्स को। क्या करता है,
इस अप्रोच में एम्प्लॉइज बोथ फंक्शनल मैनेजर्स भी होते हैं और वहां पे डिविजनल मैनेजर्स भी होंगे। अब फंक्शनल मैनेजर्स की अपनी एक्सपर्टीज होगी, वो उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, और वो जो डिविजनल मैनेजर्स है उनका अपने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स होंगे, उस पर काम कर। ये स्ट्रक्चर फैसिलिटेट करेगा अच्छा कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मेकिंग इट यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स और ऑर्गेनाइजेशन विद मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन्स। मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन्स है उसमें ये बहुत हमें हेल्प करेगा। अब कैसे, देखिए, तो चलिए अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कोई इंजीनियरिंग फर्म है, ठीक है, अब वो क्या काम कर रही है, वो कर रही है कई प्रोजेक्ट्स पे काम, और वो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर यूज कर। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे कैसे यूज करें, यहाँ पे होगा एक फंक्शनल डिपार्टमेंट। फंक्शनल डिपार्टमेंट में क्या होगी, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब क्या हुआ, फंक्शनल डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियरिंग फर्म है तो उसके पास क्या है, स्पेशलाइजेशन, जो स्ट्रीम्स है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर, वो अलग कर दी। फिर प्रोजेक्ट टीम्स है, तो ईच प्रोजेक्ट टीम has members from different functional departments working together on a specific projects like building a bridge, ठीक है, सिविल में आता है, डिजाइनिंग a software application, constructing a building, फाइन। तो ये इस तरीके से कंबाइन हो जाएगा, कोलैबोरेट हो जाएगा और हेल्प करेगा। उसके बाद आता है, देखिए, फ्लैट स्ट्रक्चर। ना फ्लैट स्ट्रक्चर क्या है, फ्लैट स्ट्रक्चर ना उसमें फ्यू हायरार्किकल लेयर्स होंगी, बहुत ज्यादा नहीं है, और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा हर मैनेजर के पास। ज्यादा एम्प्लॉइज जो हैं वो मैनेजर को के अंडर होंगे, मैनेजर ज्यादा एम्प्लॉइज को ओवरसी कर रहा होगा डायरेक्टली। सो क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये फास्टर डिसीजन मेकिंग में और कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। क्यों, जैसे कि 100 एम्प्लॉइज हैं तो 100 एम्प्लॉइज सारे एक मैनेजर के अंडर है, तो जो भी कोई प्रॉब्लम आई तो एकदम मैनेजर, एक ही मैनेजर है तो उसने एकदम शॉर्ट कर दिया। अब वहां जहां हम डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर रहे हैं उनके एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस ये भी है कि कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग है ना उसमें थोड़ा सा डिले भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों से भी वो चीजें पास होनी होती हैं, ठीक है। लेकिन उसके अपने बेनिफिट्स ये भी है कि अगर हम इतनी स्कैटर्ड चीजों को जब तक डिवाइड नहीं करेंगे प्रॉपर्ली तो कंट्रोल भी प्रॉपर नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली प्रोज एंड कॉन्स दोनों के ही हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली ये होता है कि क्या है, जैसे कि स्टार्टअप्स है, स्मॉल बिजनेस है, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है भाई, क्विक रिस्पॉन्स, क्विक डिसीजन मेकिंग। मुझे, मेरे पास टाइम कम है, मुझे बहुत जल्दी जल्दी स्टार्ट करके मतलब कहीं अचीव करना है चीजों को, लोन्स लिए हुए हैं, और जब स्टार्टअप स्टार्ट करिए तो उसको बहुत ही अच्छे से लॉन्च करना है, बहुत सारे डिसीजन मुझे लेने, तो ये स्टार्ट के लिए बहुत अच्छा है। आगे भी कंटिन्यू होता है बहुत सारी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स में चीजों को डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई टेक स्टार्टअप है, कोई स्मॉल टेक स्टार्टअप है और वो फ्लैट स्ट्रक्चर को यूज कर रहा है, तो वो कैसे कर सकता है, जैसे कि एक सीईओ हो गया तो ओवरसी कर रहा है वो एंटायर कंपनी को। अब एक प्रोडक्ट टीम है, इंक्लूडिंग प्रोडक्ट मैनेजर्स, डिजाइनर्स, डेवलपर्स, सेल्स एंड मार्केटिंग टीम है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है प्रमोट करने के लिए सेलिंग द प्रोडक्ट्स, और कस्टमर सपोर्ट टीम है, हैंडल करिए कस्टमर इंक्वायरीज एंड सपोर्ट। अब आप ये कहेंगे यार यही तो स्ट्रक्चर ऊपर भी हो सकती है और होती है, नहीं, आप इसको समझिए अगर, तो नीचे लिखा है मैंने खाली कस्टमर सपोर्ट टीम, तो कस्टमर सपोर्ट टीम ना वो सारी क्वेरीज ले रही है आपकी, जो भी आ रही है, स्मॉल टेक स्टार्टअप है तो उसमें सारी क्वेरीज जितनी भी आ रही है जिस भी चीज को रिलेटेड, वो सारी ही कस्टमर सपोर्ट टीम ले रही है। सेल्स एंड मार्केटिंग टीम है, वो हर चीज की मार्केटिंग कर रही है, हाँ जी अभी हमने ये सेट करा है, उसमें हम ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, वो गया उसने सारी टेक की चीजों की प्रमोशन कर दिया, ठीक है, ये है। उसके बाद आता है हमारा हायरार्किकल स्ट्रक्चर, जो कि लास्ट है। प्लीज ये लास्ट है और मैं ट्राई कर रही हूँ बहुत जल्दी जल्दी, आप पता नहीं पूरा सेशन देखते नहीं देखते, अगर यहाँ तक आए तो प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आप फुल सेशन देख भी रहे हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट आता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हायरार्किकल स्ट्रक्चर में क्या है भाई, ये है ट्रेडिशनल जो हमारी अप्रोच होती थी, टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी हुआ करती थी और एक चेन ऑफ कमांड होती थी, ठीक है। इसमें क्या है, ईच एम्प्लॉय जिसके पास एक वेल डिफाइंड सुपरवाइजर या मैनेजर है जिसको उसे रिपोर्ट करना है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना यार, ये स्ट्रक्चर रिजिड या फिर कुछ स्टेबल एनवायरमेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, जहाँ पे क्लियर डायरेक्शन और कंट्रोल नेसेसरी है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, कैसे, एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, उसमें ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर कैसे होगा, सीईओ एट द टॉप ऑफ द हायरार्की, रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए, ओवरऑल कंपनी स्ट्रैटेजी के लिए। उसके बाद आते हैं भाई वाइस प्रेसिडेंट्स, इन चार्ज ऑफ मेजर फंक्शनल एरियाज, ठीक है, मेजर फंक्शनल एरियाज, ऑपरेशंस, फाइनेंस, मार्केटिंग, ठीक है। आप सुनिए, जो आज के टाइम में हो रहा है ना, हो रहा है, देखिए आपने सुना होगा वाइस प्रेसिडेंट कौन, वाइस प्रेसिडेंट बहुत जगह आप सुनोगे कि ऑपरेशंस, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस। यहाँ पे क्या हो रहा था, वाइस प्रेसिडेंट जैसे एक वाइस प्रेसिडेंट है इन चार्ज ऑफ मेजर फंक्शनल एरियाज, तो मेजर फंक्शनल एरियाज है उनका एक ही वीपी है, ठीक है, मैनेजर्स। उसके बाद मैनेजर्स हैं ओवरसीइंग स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स विद इन ईच फंक्शनल एरिया। यहाँ पे हो सकता है प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये अलग है, या फिर कोई एक भी है मैनेजर, ठीक है। एंड देन सुपरवाइजर डायरेक्टली मैनेज कर रहे हैं टीम ऑफ वर्कर्स को
वेरियस सेक्शंस एंड प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, सो ऑब्वियसली सारे स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, एंड राइट चॉइस स्पेसिफिकली जो हमारी कंपनी की नीड्स है उस पर डिपेंड करती है, सर्कमस्टांसेस पे। यहाँ पे ये डिबेटेबल टॉपिक है, ये सही है वो सही है। जो आपकी कंपनी की नीड्स हैं पहले उसको समझिए, कौन सी स्ट्रक्चर आपके यहाँ फिट बैठता है और क्यों बैठता है, उसको अप्रोच को फॉलो कीजिए। एडवाइजेबल यही है कि जब स्मॉल कंपनी है, बहुत ज्यादा काम अभी कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन ही ज्यादा सही है, जिसमें लाइन ऑफ अथॉरिटी बिल्कुल क्लियर हो, चेन ऑफ कमांड, बहुत सारे लोगों को आप डिसीजन मेकिंग जगह जगह दे दोगे अगर स्टार्टिंग में ही, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग है वो भी एक इतना इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी चीज पर डिसीजन लेना हर पर्सन अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग लेता है डिसीजन, राइट। और अगर उसे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली है कि एक्चुअल में कंपनी के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जैसे कि हमेशा एक चीज समझी जाती है कि कंपनी के ओनर्स ना हमेशा प्रॉफिट के लिए कंपनी स्टार्ट करते हैं। ये रीजन नहीं होता यार, हमेशा ये रीजन नहीं होता कि भाई बहुत सारा पैसा कमाना है सिर्फ इसलिए कंपनी सेटअप कर रहे हो, नहीं। ये अंदर से एक पर्सन की कैपेबिलिटीज होती हैं, ये स्किल्स होती हैं, ये कुछ करने की अलग चाह होती है कि मुझे ये करना है, मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, यार ये मुझे नहीं सही लगता, यार मैं ये कर सकता हूँ। तो सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, सिर्फ मनी नहीं होता हर चीज के पीछे। मनी तो ऑब्वियसली हर कोई कमा रहा है, छोटे से लेके ऊपर तक इंसान पैसा तो कमा ही रहा है। पूरे दिन में कोई भी काम करता है तो इंसान पैसे के लिए ही करता है, लेकिन सिर्फ मनी मोटिव है ये नहीं होता, राइट। सो इसलिए ये डिसीजन लेने से पहले कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, क्या करना है, इसको स्टडी कर लें। एंड आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल। लॉन्ग हो गया सेशन, लेकिन प्लीज इसको जरूर देखें, पार्ट्स में चाहे देखें, आए हैं यहाँ तक जरूर बताएं। और ये सीरीज बहुत अच्छी है, पिंड कमेंट से प्लीज सेशंस देख लें। ये मैं कंपनी को जाने, कंपनी की इंटरनल चीजों को जाने, उस पर मैंने ये सीरीज बनाई है, बहुत ही डीप में मैं इसमें चीजें डिस्कस कर रही हूँ प्रैक्टिकली। तो प्लीज, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।